हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू अवर चैनल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। 3 मेन तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिलेंगी, बट जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप की मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली है आपकी बोट प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। फिर आती है आपकी ट्रेन प्रॉब्लम, एक ट्रेन है वो कुछ स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन है वो कुछ स्पीड से चल रही है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस आएंगे, कौन पहले पहुंचेगी कौन बाद में पहुंचेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और एक और क्वेश्चन रहता है आपका वाटर टैप वाला क्वेश्चन, कि 2 वाटर टैप हैं उनको एक साथ खोल दिया गया, इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत ही आराम से देखेंगे, बहुत ही सरल मेथड पढ़ेंगे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जिससे कि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले, चाहे वो वैल्यूज़ चेंज हो या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज को भी ट्विस्ट किया जाए, तो आपको इन प्रॉब्लम्स का मेन फीलिंग समझ में आना चाहिए कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स की। एक तो होती है आपकी ट्रेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरी होती है आपकी बोट से रिलेटेड, ओके, एंड तीसरी होती है आपकी वाटर टैप से रिलेटेड, ठीक। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है, बट कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा आता है जिसको मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। वैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये है, इस टाइप से क्वेश्चन बच्चे आराम से कर लेते हैं। बट ट्रेन और बोट और ये वाटर टाइप वाले प्रॉब्लम्स में हमेशा मतलब एक बार सॉल्व कर लेंगे, फिर अगर 15 दिन बाद फिर से लगा रहे हैं तो फिर अटकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेंगे और फिर हमें कभी भी इन प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अब प्रॉब्लम को उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जनरली आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको। एक ट्रेन रहेगी, ठीक है, एक ट्रेन रहेगी, बोलेगा कि वो ट्रेन चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। क्या क्या पॉइंट्स बोलता है वो? एक तो बोलता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म बोलो कांस्टेंट बोलो एक ही बात, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है, ठीक। अच्छा, फिर बोलेगा कि उस ट्रेन को किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन दिया रहेगा, ठीक, जो कि होगा फिक्स, ठीक। फिर बोलेगा कि ट्रेन की स्पीड कम कर दी, बोलेगा स्लो डाउन द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कम कर दी। पूछेगा आपसे क्या कि जब हम ट्रेन की स्पीड को कम करेंगे, जब हम जैसे पहले ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक। फिर बोलेगा कि अगर ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन की हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। ट्रेन विल टेक मोर टाइम, ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, ठीक है। अच्छा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपसे वो पूछेगा, ठीक। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है इक्वेशन ऑफ टाइम की इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टाइम। अब हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक।
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, अच्छा अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे। डिस्टेंस तो फिक्स होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। मान लो कि ट्रेन को 200 किलोमीटर चलना है। ठीक, ट्रेन को 200 किलोमीटर चलना है। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन को लेट कर लेंगे। लेट स्पीड हमें फाइंड करनी है, लेट स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर्स पर आवर है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड को जब हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोलेगा कि ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम क्या देखेंगे, पार्ट वन में हम देखेंगे कि टाइम लग रहा है। हम ये निकालेंगे कि ट्रेन को 200 किलोमीटर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो मानेंगे हम कि टाइम लग रहा है T1 कोई टाइम है, लाइक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो T1 टाइम क्या होगा, जितना डिस्टेंस है अपॉन जितनी स्पीड है। तो डिस्टेंस हमें पता है 200 अपॉन स्पीड कितनी मान ली हमने, x। ये टाइम लग रहा है पार्ट वन में, जब ट्रेन चल रही है किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड पे। ठीक, फिर बोला कि ट्रेन की स्पीड कम हो गई। अब जब ट्रेन की स्पीड भाई कम कर दी, सीधी सी बात यार समझने वाली है कि अगर ट्रेन चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर में, तो वो मानो 2 घंटे में पहुंच रही है, टाइम की वैल्यू 2 आवर्स में पहुंच रही है अपने डेस्टिनेशन पे। अगर हमने ट्रेन की स्पीड को बेटा कर दिया कम, अगर हमने 100 से कर दिया 80, हमने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया, तो अब ट्रेन को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेकंड पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, पार्ट 2 में हम कैलकुलेट करेंगे टाइम 2 T2। देखो अब टाइम 2 क्या होगा, डिस्टेंस तो फिक्स है 200 और स्पीड मान लो, स्पीड उसने बोल दिया कि 20 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, 20 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी। तो अगर पहले x स्पीड थी तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, x - 20। खत्म, बस हमें ये दो इक्वेशंस बनानी है, हमें बस यही दो इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा पूछेगा हम वैसा कर देंगे। अब देखो, आप मुझे बताओगे T1 की वैल्यू है 200/x और T2 की वैल्यू है 200/x - 20। अब T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई कि टाइम T2 विल बी ग्रेटर। टाइम T2 बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुँचने में। तो T2 की वैल्यू है ग्रेटर देन T1। अच्छा, टाइम T2 ग्रेटर देन T1 इसके होने से होगा क्या, इसके होने से होगा ये, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि ट्रेन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। अगर ये 2 घंटे में पहुंच रही थी तो ये 3 घंटे में पहुंच रही, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा। मीन्स ये 3 घंटे, मानो इसको लग रहा है 3 घंटे और इसको लग रहा है 2 घंटे। जब 20 किलोमीटर स्पीड कम कर दी तो 3 घंटे, इसको 2 घंटे। जब इसमें से इसको घटाओगे, जब T2 में से T1 करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। T2 में से जब आप T1 करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो T2 में से आप जब घटाओगे, अगर बोल रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो T2 में से जब आप T1 को घटाओगे तो आपको मिलेगा इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, ये आपको दे देगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, आपका एम क्या होना चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम में, आपका एम होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से कि इस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे यूज करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, 480 किलोमीटर चलना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बेटा 480 किलोमीटर्स। ठीक, और क्या गिवन है कि ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करना है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 में बोल रहा है कि ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा
डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना हमें पता है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा, मान लो कि फर्स्ट पार्ट में टाइम लग रहा है t1। ठीक, t1 टाइम लग रहा है, डिस्टेंस हमें पता है 480 किलोमीटर से जाना है, और टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। स्पीड कितनी मानी हमने, x kmph किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा, फिर बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो अब हम ये करेंगे पार्ट नंबर 2 में। एक ही ट्रेन है, उसी को 2 केसेस में उन्होंने समझाया है। तो अब स्पीड क्या है बेटा, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले x थी तो अब x माइनस 8 kmph हो गई। अच्छा, फिर बोल रहा है तो कितना टाइम लगेगा, बोला कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, उसको 3 घंटे और लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी हम इस 3 आवर्स का कहीं यूज नहीं करेंगे, अभी हम बस ये देखेंगे, मान लेंगे कि उसको t2 टाइम लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस उसको सेम कवर करना है 480, यहाँ पे 480 लिख लिया, स्पीड उसकी हो गई कम, x माइनस 8 kmph हो गई। अब बोला कि 3 आवर्स मोर लगे, तो हम क्या समझे कि t2 टाइम बड़ा है, t2 टाइम बड़ा है, कितना बड़ा है, सेकंड वाले पार्ट के हिसाब से जब ट्रेन चल रही है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो t2 टाइम कितना ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, t1 से ज़्यादा। तो t2 माइनस अगर हम t1 करें, t2 माइनस t1 करें तो हमें 3 मिलेगा, t2 माइनस t1 करने पे हमें 3 मिलेगा। बस इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना बेटा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, t2 माइनस t1 करने पे हमें 3 मिल रहा है। अच्छा, तो इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो t2 हमारे पास है, t2 इज 480 बाय x माइनस 8, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी होती है, ये होगा t2 माइनस t1। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इक्वल्स टू बेटा कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। ठीक, अच्छा अब देखो, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया x माइनस 8, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 480, x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ठीक, अब देखो तो ऊपर कितना बचेगा 480x माइनस 480x और माइनस 8 भी है, तो इसको अगर हम ओपन करके लिख देते हैं 480x माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 480x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आएगा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये पार्ट इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, बहुत सिंपल। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 3840, ये हो गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक, बहुत ही आसान अब तो होने वाला है, बस अब इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, इस पार्ट को इधर ले गए, इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में 3 हमें कॉमन दिख रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 एंड यू विल गेट 0। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इस क्वेश्चन को या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, या फिर आप फैक्टराइजेशन से कर लो, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लो। आप सारे मेथड्स जानते हो अब तो, अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको तीनों मेथड सब पता चल चुके हैं। तो आपको जो आसान लग रहा है वो आप करो। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू बेटा कितनी है, -8, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 64,
माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाएं, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ठीक। अच्छा, उसके बाद ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू बेटा है -1280, ठीक। सी की वैल्यू इतनी मिल रही है, तो व्हाट यू विल गेट? विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 64 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 4 इंटू 1 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो हमें कितना मिलेगा वैल्यू? यहाँ पे आएगा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8, 1 4 1 ज़ा 4, 0 4 8 5120। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है? 5120 में आप ऐड कर दो 64 और, तो विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5184, ठीक। अच्छा, अब क्या करोगे आप? इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक। x की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है? x इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो माइनस b, तो b की वैल्यू है -8, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मिल गया 8 प्लस माइनस। अच्छा, अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या आएगी बेटा? अंडर रूट के अंदर आएगी वैल्यू 5184, ठीक। अच्छा, अब देखो अपॉन में कितना आने वाला है? 2a, a की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, ठीक। अब देखो 5184 किसका अंडर रूट होगा? ठीक है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। एक मेथड है जिसमें कि हम कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो वो मेथड आप जानते होगे, ठीक है। मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में करना भी चाहिए, ठीक है। जैसे 5184 गिवन है, 5184 किसके आसपास आपको नजर आ रहा है? अगर हम देखें 7 7 49 मीन्स 70 का स्क्वायर क्या होता है? 4900 होता है, तो 4900 से ये ज्यादा है, और इसके एंड में क्या आ रहा है? आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर सकते हो, इसके एंड में 4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 73 करेंगे तो 3 3 9 नहीं आ सकता, 72 हो सकता है, 72 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि क्या 72 इसका हो सकता है रूट। 72 इंटू 72 करके देख लेते हैं, यू विल गेट 4 and then you will get again 4, no 2 2 the 4, 2 7 the 14, you will get here 14 and then 4 49 1 50 5184, ठीक। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसका अंडर रूट है 72, तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2, तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार हम जब प्लस 72 को कंसीडर करेंगे और दूसरी बार जब हम माइनस 70, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 8 प्लस 72, तो 8 प्लस 72 बाई 2, और दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है? x इक्वल्स टू 8 माइनस 72 बाई 2, तो पहली वैल्यू तो हमें मिल गई 80 बाई 2 है 40 kmph, और दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल गई? यहाँ से दूसरी वैल्यू मिल गई 8 माइनस 72, तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी, ये वैल्यू हमें नेगेटिव में, ये मिल रहा है आपको -64 बाई 2, तो इस वैल्यू को हमें नहीं लेना है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर, नेगेटिव में तो स्पीड हो नहीं सकती, ठीक। यहाँ पे मेरा मोटिव इसको सॉल्व करना नहीं था, बट आपको मेनली ये दिखाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना है। तो ट्रेन की स्पीड हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजमेंट हो, अगर वो बोल दे कि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसमें बोला, अगर वो बोल दे कि ट्रेन की स्पीड भाई 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, अगर यहाँ पे बोल दे कि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस नहीं है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो आप क्या करोगे? x पहले थी, अब x प्लस 5 हो जाएगी। अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो गई, अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो गई तो उसको पहुंचने में टाइम कम लगेगा। टाइम अगर कम लगेगा तो जो T2 टाइम है वो क्या होगा बेटा? छोटा होगा, T1 बड़ा होगा। जब उसको पहुंचने में टाइम कम लगेगा तो वो क्वेश्चन लिखेगा कि देन इट विल टेक लेस टाइम। कितना लेस टाइम? मानो 1 घंटा कम लग रहा है। तो इस स्पीड से अगर T2 टाइम बड़ा है, अगर T2 टाइम बड़ा था तो T2 माइनस T1, अगर T2 टाइम छोटा हो जाएगा तो कौन बड़ा है? T1 बड़ा है, तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1। अगर 1 आवर
पहले ट्रेन पहुंच रही है। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। ठीक है, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और पता चला होगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सॉल्व करना तो आपको आता ही है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं बेटा बोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बोट प्रॉब्लम को समझने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अगर मैं बात करूं बोट प्रॉब्लम्स की, ठीक, एनसीईआरटी में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम, और दूसरा रहता है हमारा डाउनस्ट्रीम। इन दो वर्ड्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बहुत ही आसान है। अगर पानी का फ्लो कुछ ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक, और हमारी बोट चल रही है इस डायरेक्शन में, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम बोलो या वाटर फ्लो बोलो, और ये बोट है। ठीक, तो अगर जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप साइकिल चला रहे हो और हवा आपके सामने से आके लग रही है तो आपको साइकिल चलाने में मुश्किल होती है। ठीक है, वैसे ही सेम बोट के साथ है। अगर पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट इस डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगा, बोट के लिए प्रॉब्लम होगी, बोट की स्पीड कम हो जाएगी, बोट के इंजन को और एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर बोट की स्पीड है मानो 20 kmph, किलोमीटर पर आवर, और इस पानी के बहाव की स्पीड भी तो कुछ होती है, पानी के बहाव की स्पीड है मानो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो नेट स्पीड कितनी निकल के आएगी, नेट स्पीड, नेट स्पीड कितनी निकलेगी, नेट स्पीड हो जाएगी 20 - 5। ठीक बेटा, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, जितनी पानी की स्पीड है उतनी आपको घटानी पड़ेगी बोट की स्पीड में से। डाउन स्ट्रीम बहुत ही आसान है। डाउन स्ट्रीम क्या है, ये पानी का फ्लो है, स्ट्रीम पानी इस तरफ बह रहा है और बोट भी हमारी इसी तरह चल रही है। वही साइकिल वाला केस, अगर जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर हवा भी चल रही है तो आप साइकिल आसानी से चला लेते हो। तो अगर यहाँ पे बोट की स्पीड 20 kmph है, ठीक है, और पानी भी उसी दिशा में बह रहा है जिस दिशा में बोट चल रही है, तो ये मानो 5 kmph है, तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी, नेट स्पीड अब की बार हो जाएगी बेटा एड अप 20 + 5। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 2-3 टर्म्स होते हैं, एक होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स यही, जब बोट हमारा स्टिल वाटर में, वैसे तो स्टिल वाटर में नहीं चलेगा क्योंकि हमेशा पानी फ्लो करेगा, बट स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि बोट की ओरिजिनल स्पीड, बोट की ओरिजिनल स्पीड ये है, स्पीड इन स्टिल वाटर बोलते हैं। स्टिल मीन्स रुके हुए पानी में, ओरिजिनल स्पीड होगी। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि बोट चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट चल रहा है पानी के फ्लो की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा जो हमने ट्रेन वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया था कि लाइक हमें टाइम की इक्वेशन बनानी है, तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन बोट से रिलेटेड। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर। अब देखो क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, एक साथ मत पढ़ो। स्टिल वाटर में स्पीड दे दी है, स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक, स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है बेटा 18 kmph, 18 km/h, टेक्स 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream to the same spot। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको 24 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जा रहा है, वो अगर वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। भाई लगना भी चाहिए, क्यों भाई, अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो बोट की जो स्पीड है, जो नेट स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई अपस्ट्रीम तो बोट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बोट चलती है अपस्ट्रीम उल्टा होता है, तो बोट की स्पीड को वो अपोज करता है। तो अपस्ट्रीम जाने में उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में, अगर वो अपस्ट्रीम गया, मानो बोट यहाँ से एक पर्टिकुलर लोकेशन तक गया, ठीक, अपस्ट्रीम गया, तो उसको लग रहा है
टाइम 1 घंटा ज़्यादा किससे, अगर वो उसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करे, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम एट द सेम स्पॉट। सेम स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि बोट ऐसे यहाँ पे है, ठीक, और पानी का फ्लो है कुछ इस तरह से, पानी इधर फ्लो हो रहा है, तो बोट पहले अप स्ट्रीम गया, पहले बोट गया इधर, ठीक, ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बोट यहाँ पे गया, इस एंड तक आया, ठीक, इस एंड तक बोट आया, तो ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पहले गया वो डाउन अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक, फिर बोट यहाँ पे आ गया, ठीक, पहले यहाँ पे था वो, अब वापस जब आएगा तो पानी इधर, बोट भी इधर, तो ये हो गया बेटा डाउन स्ट्रीम। ये जब डाउन स्ट्रीम हो गया, इसी सेम स्पॉट तक वापस आने में उसको क्या लगा, टेक्स 1 आवर मोर, अप स्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज्यादा लगा, डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम लगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होगे क्वेश्चन को, कि जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसको लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा। तो हमें वही खेल करना है। हमें क्या खेल करना है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें बस यही इक्वेशन याद रखनी है, ठीक। स्टिल वाटर में स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर की, ठीक। मान लेते हैं हमसे पूछी गई है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं स्पीड ऑफ, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितने आराम से लगेगा, ठीक। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड, अब हम अप स्ट्रीम में स्पीड लिखेंगे और डाउन स्ट्रीम में लिखेंगे। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अगर वो जाएगा तो क्या होता था, मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम होगी, अगर देखो भाई सीधी सी बात है, स्ट्रीम की स्पीड बोट से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पानी बोट से भी ज़्यादा स्पीड से चले। तो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा कि पानी का फ्लो बोट को सपोर्ट करेगा, तो स्ट्रीम की स्पीड एडअप हो जाएगी, ठीक। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स। अच्छा, अब हमें पता है टाइम की इक्वेशन हमें बनानी है। हमें क्या बनानी है, हमें टाइम की इक्वेशन बनानी है। तो हम दोनों केस लिखेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान बना दूंगा मैं आपके लिए। भाई मैंने देखा है सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के अलग अलग बुक्स में, या मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेता यहाँ पे, बट मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि ये तरीका आसान है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, आपको 2-3 इक्वेशंस अलग अलग नहीं बनानी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट से 2-3 टाइप के क्वेश्चन, देखो ट्रेन का क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। अब देखो अप स्ट्रीम, मानो अप स्ट्रीम जाने में उसको लग रहा है T1 टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम जाने में T1 टाइम लग रहा है। डिस्टेंस को कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस कवर करनी है बेटा 24 किलोमीटर। तो T बराबर कितना है, T बराबर D/S है, हमें पता है, ठीक। तो मानो कि अप स्ट्रीम जब वो गया तो उसको टाइम लगा T1 और डिस्टेंस उसको कितना कवर करना था अप स्ट्रीम में, 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी बेटा, अप स्ट्रीम जाते वक्त उसकी स्पीड थी 18 माइनस एक्स km/h, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं T2 में। अब जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उतना ही डिस्टेंस उसको डाउन स्ट्रीम जाना है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट स्पीड अब क्या होगी उसकी 18 माइनस एक्स की जगह 18 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि पानी की स्पीड ऐड हो गई, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला था, टेक्स 1 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम देन टू डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम जाने में उसको टाइम ज़्यादा लगा। मीन्स अप स्ट्रीम वाला टाइम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम वाले से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ऑब्वियसली कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, अगर ये 3 घंटे होगा तो ये 2 घंटे होगा। मीन्स अगर मैं T1 में से T2 को घटाऊं, अगर मैं T1 में से T2 को घटाऊं तो मुझे 1 मिलेगा। T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी, ठीक। यही दिया है कि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो अप स्ट्रीम का टाइम 1 घंटा ज़्यादा है, तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम के टाइम को अगर आप माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा। अप स्ट्रीम का टाइम कितना है, 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स। वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। एलसीएम अब लेना है, कुछ करना ही नहीं है अब इस क्वेश्चन में।
कॉन्सेप्ट हो गया भाई, कॉन्सेप्ट इतना ही था, बस सॉल्व करना है। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स एलसीएम आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 18 प्लस एक्स बचेगा, 18 प्लस एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 18 प्लस एक्स माइनस 24, यहाँ इसको इससे डिवाइड करोगे तो 18 माइनस एक्स बचेगा, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये है बेटा इक्वल टू 1। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, चाहो तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दो, ए माइनस बी, आपको आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई कर लो 24 इंटू 18 प्लस 24x। ठीक, और माइनस करना है हमें 24 इंटू 18 और माइनस 24x। ठीक, और इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, ये 1 का मल्टीप्लाई करा दो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये 24 इंटू 18 है और ये 24 इंटू 18 ये भी है। ठीक, तो सीधी सी बात है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये कैंसिल होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्लस का 24 इंटू 18 है, ये माइनस का 24 इंटू 18 है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना 24 इंटू 18, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो। बचा कितना 24x माइनस अंदर कितना है माइनस 24x। ठीक, तो what you will get, this will get plus 24x plus 24x, you will get 48x equals 18 square minus 18 square minus x square। ठीक बेटा, अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 18x स्क्वायर नहीं है 18 स्क्वायर है, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर और ये प्लस 48x इधर ही इक्वल टू 0। तो हो जाएगा, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इक्वल टू 0। ठीक, 18 स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता होगी, 18 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा 324 इक्वल टू 0। अब कुछ भी नहीं करना, आपको जो मेथड पसंद आता है आप उससे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो हम लगाते हैं कौन सा मेथड, हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा आपका 48 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 1 4 इंटू a इंटू c, c की वैल्यू माइनस 324। ठीक बेटा, अब 48 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, 8 8 64 6 38 3 9 0, you'll get 2 3 0 4। ये कितना हो जाएगा 324 इंटू 4 माइनस 1296 माइनस माइनस विल गो अवे, विल गेट प्लस। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac विल गेट 0, विल गेट 0 32516 3600 आपको मिल गई। ठीक है, बहुत ही आसान होने वाला है अब। तो आप बस वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू माइनस बी क्या है बेटा, माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 3600 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 है ऑलरेडी, तो व्हाट विल गेट प्लस माइनस 60/2, दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, एक बार माइनस 48 प्लस 60/2 और एक बार माइनस 48 माइनस 60/2। तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल होने वाली है क्योंकि नेगेटिव में स्पीड आ नहीं सकती। हमें आंसर क्या मिलेगा माइनस 48 प्लस 60 कितना हो जाएगा माइनस 48 मिलेगा 12/2 विल गेट 6 kmph। ठीक, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें कितनी मिल गई 6 km/h। ठीक, कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद से भी कर सकते थे।
मेरा मोटिव सिर्फ ये क्वेश्चन समझाना था। तो चाहे ट्रेन का क्वेश्चन हो चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, लगेगा दोनों टाइम की इक्वेशन से। नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं वाटर टैप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वाटर टैप वाले जो क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आर डी शर्मा में मिले, कोई भी बुक में मिले, कहीं भी मिले, आप उसको कर पाओ। ठीक है, जनरली मैंने क्या देखा है कि बच्चों को रटा दिया जाता है कि भाई पहले ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, और बस ये स्टेप्स फॉलो कर लो, जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट, खेल खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वाटर टैप वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक, अच्छा देखो, वाटर टैप के क्वेश्चंस में एक टैंक दिया रहेगा। ठीक है, एक टैंक दिया रहेगा। ठीक, बोलेगा दो पाइप है। ठीक, एक पाइप है जिसका कि डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, ठीक, थोड़ा चौड़ा पाइप है, और एक पाइप का डायमीटर थोड़ा कम है। बोलेगा कि भाई ये जो बड़े डायमीटर का पाइप है ये भर रहा है इस पूरे टैंक को अकेले, इस पूरे टैंक को अकेले ये भर रहा है, मान लो x आवर्स में। ठीक, और ये भर रहा है x + 10 आवर्स में। क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर पाइप का डायमीटर ज्यादा रहेगा, पाइप थोड़ा चौड़ा रहेगा अगर, तो वो जल्दी भर देगा। ठीक, अच्छा, मतलब ये कम टाइम लेगा और ये टाइम ज्यादा लेगा। ठीक, तो आपको यहां पे समझना क्या है, आपको ये समझना है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये, मानो मैं केस नंबर 1 लेता हूं, केस नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं यहां पे लार्जर डायमीटर की, लार्जर डायमीटर वाले पाइप की बात करता हूं मैं। ठीक, तो जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है, अगर वो x आवर्स में भर रहा है, x आवर्स में, ठीक, अगर वो x आवर्स में फुल टैंक को भर रहा है। यहां पे फुल टैंक को भरने का मतलब क्या है, फुल टैंक को भरने से क्या मतलब है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मानो ये कोई टैंक है, ठीक ठीक, अगर ये आधा भरा है, अगर ये आधा भरा है, तो क्या आप ये कहोगे कि ये 1/2 भरा है, 1/2 फिल है। अगर ये पूरा भरा है, अगर ये पूरा भरा है तो हम क्या कहेंगे, अगर ये यहां तक भरा है तो हम क्या कहेंगे कि ये कंप्लीटली फिल है। हम ऐसे ही तो लिखते हैं फ्रैक्शन में, अगर कोई चीज पूरी भरी है इट मींस वो कंप्लीट 1 है, अगर वो आधी भरी है इट मींस 1/2 है, 1/4 भरी है तो 1/4 है। ठीक, तो टैंक के पूरे भरने को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। ठीक, मानो x आवर्स में वो पूरा भर दे रहा है, पूरा भर दे रहा है मींस 1। ठीक, तो 1 आवर में कितना भरेगा, ये बस यही चीज समझ लो, खेल खत्म। 1 आवर में कितना भरेगा। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, मानो ये टैंक है, इसकी कैपेसिटी है 100 लीटर्स, 100 लीटर्स का टैंक है। ठीक, x आवर्स में बड़ा वाला डायमीटर का पाइप भरता है, x आवर्स में भरता है, तो हम क्या समझेंगे यहां पे कि लेट कर लो कि बड़ा वाला डायमीटर का पाइप 10 आवर्स में भरता है इसको, मानो 10 आवर्स लगते हैं लार्जर डायमीटर को, लार्जर डाय वाले पाइप को। ठीक, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में कितना भरेगा भाई, 10 घंटे में 100 लीटर का टैंक भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा 10 लीटर। कैसे निकाला हमने इसको, कैसे कैलकुलेट किया हमने इसको, किया 10/100, यही तो हमने किया इसको। अरे भाई यूनिटरी मेथड पढ़ा है, यूनिटरी मेथड में क्या होता था, यूनिटरी मेथड है ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये चीज कईयों को ये चीज समझ में आ रही होगी, बट जिसको नहीं आ रही मैं उसके लिए बता रहा हूं कि अगर 5 चॉकलेट की प्राइस 10 रुपीज है, ठीक, तो एक चॉकलेट की प्राइस को हम क्या मान लेते थे, मान लो
वो कुछ a रुपीज है। हम कैसे कैलकुलेट करते थे, दिस इंटू दिस 5 इंटू ए इज इक्वल टू 1 इंटू 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती थी 10/5 दैट इज 2 रुपीज। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर x आवर्स में वो टैंक को कंप्लीट भर रहा है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल टैंक। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फुल टैंक। तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, देखो यूनिटरी मेथड लगाओ, x आवर्स में कंप्लीट टैंक भर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा, मानो कि कुछ पोर्शन भरेगा, ए पोर्शन, मानो ए पोर्शन भरेगा, कुछ ए पोर्शन भर रहा है, ठीक, कुछ पोर्शन भर रहा है उसका। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/x। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/x आ रही है। अच्छा, अब हमें यही चीज यहां पे अप्लाई करनी है। हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर x आवर्स में टैंक पूरा भर जाता है तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/x पोर्शन। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है, इसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको रट के चले जाते हैं बच्चे। तो आई होप कि अब आप इसको रट के नहीं जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स, ठीक। एक वाटर टैंक है, ठीक, एक वाटर टैंक है, मैं यहाँ पे वाटर टैंक बना देता हूं। ठीक, एक बड़ा पाइप है और एक छुटकू वाला पाइप है, ठीक। 2 वाटर टैंक हैं, इसको भर दे रहे हैं 9 होल 3/8 आवर्स लग रहे हैं इनको, दैट इज इक्वल टू 75/8 आवर्स, ठीक। भाई कुछ नहीं किया, एक टंकी में 2 पाइप लगा दिए, एक बड़ा पाइप लगाया, एक छोटा पाइप लगाया। जब दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं तो इतने घंटों में भर जा रहा है ये 75/8, ऑलमोस्ट 8 9 70, ऑलमोस्ट 9 आवर्स में ये कंप्लीटली भर जा रहा है, ठीक। अच्छा, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। अच्छा, अब देखो लार्जर डायमीटर पे कंडीशन दी है, तो हम लेट किसको करेंगे, स्मॉलर वाले को। बोल रहा है कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 आवर्स कम ले रहा है, मींस अगर लेट स्मॉलर, मान लेते हैं स्मॉलर डायमीटर, लेट स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स x आवर्स, मान लेते हैं x आवर्स लग रहे हैं टू कंप्लीटली फिल द टैंक। अब यहां पे क्या समझना है, उसने ये बोला कि अगर हम सिर्फ इसको चलाएं और सिर्फ इसको चलाएं, मानो पहले केस में तो दोनों चल रहे हैं, बट अब हम क्या करेंगे, मानो सिर्फ इसको चलाया, अगर ये इसको चलाया और इसको अलग से चलाया, तो अगर ये ले रहा है 40 घंटे, मान लो अगर ये ले रहा है 40 घंटे तो ये 30 घंटे लेगा। कहने का मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर जो बड़ा वाला पाइप है वो 10 आवर्स कम ले रहा है छोटे वाले पाइप से, ठीक, पूरा भरने में, मतलब अकेले अकेले इंडिविजुअली चलाने में पूरा अगर भरना है, बड़ा वाला हटा दिया सिर्फ छोटा लगाया तो मानो 40 घंटे लगेंगे, जब छोटा वाला हटा दिया बड़ा वाला रखा तो मानो 30 घंटे लगेंगे, 10 घंटे कम लगेंगे बड़े वाले पाइप को। तो हम मानते हैं कि लेट स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, ठीक। तो लार्जर वाला कितना लेगा, देन लार्जर डायमीटर टैप विल टेक, कितने घंटे लेगा, अगर भाई ये x ले रहा है तो वो x माइनस 10 आवर्स लेगा, सीधी सी बात है, ठीक। अगर ये x ले रहा है तो ये x माइनस 10 आवर्स लेने वाला है। अच्छा, अब देखो अब हमें क्या करना है, उसने ये बोला है कि अगर अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, उसने ये पूछा है कि हमें ये बताओ कि ये जो पाइप हैं ये अकेले अकेले कितनी देर में भर देंगे, मतलब अगर सिर्फ छोटे वाले चला जाए तो कितनी देर में भर देगा, अगर बड़े वाले चला जाए तो कितनी देर में भर देगा। देखो भाई मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ बट आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा,
कभी भी लाइफ में क्वेश्चन भूलोगे नहीं दोबारा, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या निकालेंगे कि ये 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भरेगा छोटा वाला पाइप। तो दो केस लेंगे हम, केस 1 और केस 2, ठीक। तो स्मॉलर टैप 1 आवर में x आवर्स में पूरा भर दे रहा है। देखो इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, x आवर्स में कंप्लीट भर दे रहा है, मींस x आवर्स में कंप्लीट 1, टैंक फुल है मतलब दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में कितना भरेगा, अभी मैंने आपको बताया 1/x पोर्शन। टैंक का अगर 10 घंटे में 100 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, ठीक भाई। अच्छा, अब देखो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है लार्जर टैप। लार्जर टैप क्या कर रहा है, x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीट फुल टैंक भर दे रहा है, ठीक। 1 का मीन्स क्या है, फुल टैंक। 1 का मतलब है कि फुल टैंक भर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 1/x माइनस 10 पोर्शन, 1/x माइनस 10 पोर्शन ऑफ द टैंक, ठीक। अच्छा, अब हम ये 1 आवर का निकाल क्यों रहे हैं, हम 1 आवर का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको ऐसे फ्रेम कराया गया। अब हम मैपिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की, देखो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से मैप करेंगे कि हम निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना हिस्सा भर रहा है। पता चल गया भाई, छोटा वाला टैप इतना हिस्सा भर रहा है और बड़ा वाला टैप इतना हिस्सा भर रहा है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इतने ये 75/8 आवर्स में कितना भर रहा है, और छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। क्यों ऐसा क्यों करेंगे भाई, हमें तो ये निकालना है ना कि छोटा वाला अलग से कितने में भरेगा और बड़ा वाला अलग से कितने टाइम में भरेगा। बट हम क्या करेंगे, हम 1 घंटा का निकालेंगे। 1 घंटा क्यों निकाला, हम 1 घंटा इसलिए निकाला क्योंकि हम इसका निकालना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर छोटे वाले टैप को 75/8 आवर्स के लिए चला दिया जाए, 75/8 आवर्स के लिए चला दिया जाए तो कितना भरेगा, और इसको भी 75/8 आवर्स के लिए चला दिया तो कितना भरेगा। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अब वो जोड़ के बराबर किससे आएगा, पूरा टैंक भर जाएगा। अगर दोनों 75/8 आवर्स के लिए एक साथ चलेंगे तो टैंक पूरा भर जाएगा। अब देखो 1 आवर में 1/x पोर्शन, तो 75/8 आवर्स में कितना हो जाएगा, 75/8 आवर्स में 75/8 इंटू 1/x। सिमिलरली ये भी 75/8 आवर्स में कितना हो जाएगा, 75/8 इंटू 1/x। इतना पोर्शन भरेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है तो 5 रुपए में 10 टॉफी आएंगी। 1 घंटे में इतना भरता है तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा, इतना इंटू 75/8। सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अब देखो, अब क्वेश्चन का यूज करो। क्वेश्चन ने बोला कि 75/8 आवर्स में दोनों मिलके उसको पूरा भर देते हैं, तो 75/8 आवर्स में छोटा वाला चलेगा तो इतना हिस्सा भरेगा, इतना हिस्सा भर देगा, और 75/8 में बड़ा वाला चलेगा तो इतना हिस्सा भर देगा। दोनों मिलेंगे तो दोनों को ऐड करो, जब दोनों को ऐड करोगे तो पूरा भरेगा। पूरा भरने का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1। बस क्वेश्चन हो गया फिनिश्ड। इसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, ठीक। तो देखो 75/8 इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 75/8x प्लस 75/8 और ये इंटू नीचे कितना है x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। क्योंकि टैंक ये दोनों मिलके पूरा भर दे रहे हैं। बस 75/8 को कॉमन लेना है, यहां से 75/8 को कॉमन लेना है, अंदर कितना बचेगा, इक्वल टू 1 बचेगा। बस अब क्या करना है, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब ये 75/8 जब उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8/75, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x माइनस दिस इज प्लस 8/75 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो एलसीएम आएगा x माइनस 10, इधर कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो x माइनस 10 बचेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो सिर्फ x बचेगा, x का 1 से मल्टीप्लाई x आ गया,
इज इक्वल टू 8/75। ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा 2x माइनस 10, और नीचे कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x का इधर मल्टीप्लाई, तो 8/75 का मल्टीप्लाई किसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 10x में। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 75 को आप इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 75 इंटू 2 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक, देखो इधर 8x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? इस पूरे पोर्शन को हमने इधर लिख लिया। ठीक, जब इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 80x और माइनस 150x, तो ये जाएगा माइनस का 230x। ठीक, और इधर कितना बचेगा? प्लस का 750, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। इक्वल टू किसके हो जाएगा बताइए? 0 के हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन मिल रहा है? इस पूरी इक्वेशन में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ले लेते हैं 2 कॉमन, कॉमन लेना जरूरी है। अच्छा, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने गए तो दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको पहले बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 4 इंटू ए इंटू सी करना पड़ेगा। तो 4 इंटू ए इंटू सी करोगे, कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक, फिर उसका अंडर रूट लोगे। तो आप क्या करो, ट्राई करो कि इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर हमें किसके करने? 375 इंटू 4 के, 375 इंटू 4 के फैक्टर करने। तो 375 इंटू 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 375 इंटू 4 1500, 1500 के हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, 1500 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो ये कितना आ जाएगा? 750, फिर करेंगे 375, फिर 3 से जाएगा 3 × 3। ठीक, अच्छा फैक्टर आ गए 5 इंटू 5। देखो फैक्टर लिख लेता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 2। हमें क्या चाहिए? हमें माइनस का 115 चाहिए। तो इसका हमें क्या करना होगा? इसके हमें ऐसे फैक्टर्स लेने होंगे जिनका एडिशन माइनस का 115 आए। ठीक, अच्छा तो देखो कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 4, 25 इंटू 2 2 ज़ा 4, 100, और 100 और ये 15, तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 15, 100 इंटू 15 हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक, वैसे भी अगर हम ऐसे सोचते भी तो थोड़ी देर में हो जाता कि 1500 के फैक्टर्स 100 इंटू 15 होंगे, और 100 इंटू 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 15 को हम लिख सकते हैं माइनस 100x और माइनस 15x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना नहीं आता फैक्टराइजेशन की हेल्प से तो मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाकर देख लेना कि फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, 4x स्क्वायर माइनस, तो 115x को हम कैसे लिखेंगे? 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिल रहा है बेटा? 4x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 25, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 25, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गई। इसको क्या लिखेंगे हम? 4x माइनस 15। और इस वीडियो में भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैं नहीं बता रहा हूँ। x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू क्या आ गई? 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 15/4, और दूसरा केस क्या है? x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 25। ठीक, तो x क्या थे? x थे स्मॉलर टैप को जितना टाइम लग रहा था टैंक को पूरा फिल करने के लिए। तो स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा? दोनों केस हम कंसीडर करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखते हैं। तो स्मॉलर टैप कितना लेगा? केस नंबर 1 है जब x की वैल्यू है 25, तो स्मॉलर टैप कितना लेगा भाई? स्मॉलर टैप लेगा 25 घंटे भरने में। और बड़ा वाला कितना ले रहा था? बड़ा वाला ले रहा था 10 घंटे कम, तो लार्जर कितना लेगा? लार्जर टैप लेगा भाई x माइनस 10, जो कि हो जाएगा 15 घंटे। अच्छा, अब केस नंबर जब 2 लेंगे हम, केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में देखो x की वैल्यू 15/4 है। 15/4 का मतलब क्या हुआ? 3 पॉइंट समथिंग। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर छोटा वाला टैंक 3 घंटे ले रहा है, ठीक है, छोटा वाला टैप अगर 3 घंटे ले रहा है तो बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम ले रहा था ना, तो टाइम माइनस में चला जाएगा।
इट मीन्स कि ये केस कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से आपने अगर वीडियो को देखा होगा तो समझ में जरूर आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।